हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आपका फिर से एक बार हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी की थर्ड क्लास लेकर के आए हैं, तीसरी कक्षा लेकर के आए हैं। इसके पहले की कक्षाओं में हमने तारों के बारे में चर्चा की थी, आकाशगंगा के बारे में भी चर्चा की थी। और हमने आपको बताया था कि मतलब एक तारा कैसे जन्म लेता है, और फिर जब तारे की ऊर्जा क्षीण होती है तो तारा कैसे लाल दानों में बदल जाता है। इसके बाद वो आपका काला वामन में, सफ़ेद वामन में बदलता है, फिर काला वामन में बदल करके नष्ट हो जाता है। लेकिन जब सूर्य का जो द्रव्यमान, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना ज़्यादा होता है, यानी चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा होता है, तब वो लाल दानों के बाद वो अभिनव तारा में बदल जाता है। अभिनव तारा में बदलने के बाद उसमें जो है विस्फोट होता है, तब वो क्वेसर और पल्सर बन के नष्ट होता है। और जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से भी ज़्यादा होता है, तब वो आपका बनता है ब्लैक होल में। तब वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। और आप जानते हैं कि ब्लैक होल बहुत ही घनीभूत होता है और उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि ब्लैक होल के द्रव्यमान इतना ज़्यादा होता है कि उसकी एक चम्मच मिट्टी का भार भी 20-25 हाथियों के वजन के बराबर होता है। और ये ब्लैक होल जो होते हैं वो आकाशगंगा के केंद्रीय भाग में जाकर के इकट्ठा होते रहते हैं। और ये भी बताया था कि कैसे जो है एक तारा जब अपने उच्चतम तापमान पर होता है तो वो नीले रंग का दिखता है। जब उसका तापमान मध्यम होता है तो वो मतलब सफ़ेद रंग का दिखता है। और जब उसका तापमान न्यूनतम यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो लाल रंग का दिखता है। तो ये थी तारों के बारे में चर्चा। और अगर कोई मतलब पूछ दे कि तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो हम लोग अक्सर कह देते हैं कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है, और उसमें हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। और इतना ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर होता है कि वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। कोई भी पदार्थ जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो उसकी अवस्था को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की सामान्य तौर से आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जब पदार्थ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो उसकी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और एक अवस्था और भी है, जब कोई पदार्थ बहुत ही ठंडा होता है तो उसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कहते हैं। इस तरह से पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। ये तो हो गई अलग बात। तो और इसके पहले हम लोगों ने आकाशगंगा के बारे में भी चर्चा की थी, और मतलब बताया था कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, और किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और ये भी पढ़े थे कि जो है हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। उसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, लेकिन हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने अपने प्रेम के अनुसार उसको एक नाम और दे दिया है, दुग्ध मेखला। लेकिन जहाँ पर किताबी भाषा में लिखने की बात आएगी, हम लोग मंदाकिनी ही उसका नाम लिखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारी पिछली कक्षा की बात। और आज आइए हमें क्या चर्चा करनी है, क्या बताना है आपको। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तारामंडल एवं नक्षत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है मान लीजिए। तो आकाशगंगा में हमने जैसे पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि जो युवा तारे होते हैं, युवा तारे मतलब जिनका अभी जन्म हुआ है और जो बढ़िया से ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा उनके अंदर निर्माण हो रहा है, प्रकाश और ऊष्मा दे रहे हैं। तो वो तारे जो पाए जाते हैं, युवा अवस्था के तारे, वो पाए जाते हैं आकाशगंगा के एकदम बाहरी भुजा पर। आकाशगंगा के बाहरी भुजा पर जब तारा एकदम प्रौढ़ावस्था में हो जाता है और धीरे धीरे लाल दानों में परिवर्तित होने लगता है, तो वो जो है आकाशगंगा के बाहरी भुजा से वो चला जाता है मध्य भुजा पर। मध्य भुजा पर चला जाता है, और जब तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, तब वो तारा जो है आकाशगंगा के केंद्रीय भाग में चला जाता है। और हमने आपको बताया था कि आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को कहते हैं बल्ज। उसको क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम और चर्चा करते हैं आगे। दोस्तों, जैसे कि ये हमारी मान लीजिए आकाशगंगा है, मंदाकिनी है। तो जो हमारा सूर्य है वो भी तारा है, और ये जो सूर्य जी महाराज हैं वो हमारी आकाशगंगा के एकदम बाहरी भुजा पर पूरे आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं। और सारी आकाशगंगाएं भी चक्कर लगा रही हैं, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हैं। तो दोस्तों, हर पिंड चक्कर लगा रहा है। ये हमने आपसे कहा था कि ये हमारे सूर्य महाराज भी, ये हमारी आकाशगंगा का ऐसे 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 ऐसे
चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए जो सूर्य हैं उनके अपने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। आप लोग जानते हैं जैसे ये सूर्य हैं तो इनके 8 ग्रह, सूर्य का भी ऐसे 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 चक्कर लगा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य का अपना परिवार है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और दोस्तों जैसे एक आकाश गंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं, तो सूर्य तो अकेला तारा है नहीं, ये सारा जो आप देख रहे हैं सब तारे हैं, सब सारे तारे हैं, सारे पिंड यहाँ पर तारे हैं। एक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। और देखिए जैसे सूर्य है और सूर्य के बाहरी भाग पर ये देखिए सूर्य के ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब सूर्य से कुछ दूरी पर ये तारों के समूह पाए जाते हैं, सूर्य से कुछ दूरी पर तारों के समूह पाए जाते हैं। और देखिए एक बात और है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सूर्य से नज़दीक जो तारों के समूह पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र। और नक्षत्रों की टोटल संख्या 27 है। टोटल मतलब कुल नक्षत्रों की संख्या 27 है। और मित्रों इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि नक्षत्र कोई एक तारा नहीं है, बल्कि एक नक्षत्र में तारों के समूह हैं, यानी कई तारे उस नक्षत्र में हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र हैं। और नक्षत्रों का महत्व जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, रोहिणी नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र, कई सारे नाम हैं, मुझे सारे नक्षत्रों के नाम मालूम नहीं हैं, लेकिन नक्षत्रों के अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों के कुछ न कुछ नाम हैं। और इन नक्षत्रों का ज्योतिष विज्ञान में बड़ा महत्व है, ज्योतिष विज्ञान में बहुत महत्व है। और इन नक्षत्रों के आधार पर जैसे कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें 2 चीज़ की गणना की जाती है। जैसे बालक जन्म लिया तो उसका 2 चीज़ लोग देखते हैं, पहला एक ग्रह देखते हैं और दूसरा नक्षत्र देखते हैं। जैसे बालक प्रतिभाशाली हुआ, अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम किया, अच्छे काम किए, तो कहते हैं बालक अच्छे नक्षत्र में मतलब जन्मा। और देखिए इन ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिष लोग तुरंत बता देते हैं कि मतलब किसी का भविष्य तक लिख देते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना फंसाना है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ज्योतिष विज्ञान में इन ग्रह और नक्षत्रों का बहुत महत्व है। और सूर्य के पास जो तारों का समूह स्थित है उन्हीं को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। और कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर उसके बारे में भविष्यवाणियाँ या कुछ किया जाता है। तो अब इसमें कितनी हकीकत है मैं नहीं बता सकता, लेकिन देखिए हमको हाई स्कूल पास करने में ही 2 साल का समय लग जाता है, जो कि हमारे जीवन का मतलब एक तरह से बोर्ड एग्जाम होता है। तो ये नक्षत्रों का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन इतना आसान तो है नहीं। तो जिसके बारे में हमने अध्ययन ही नहीं किया है और जिसके बारे में हम ठीक से जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में कुछ भी बोल पाना सही है कि गलत है वो अलग विषय है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और देखिए लेकिन एक इतिहास में एक शासक हुआ था, उसका नाम हुमायूं, आप लोगों ने सुना होगा। और वो नक्षत्रों में, ग्रहों में और ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। अब चलिए कभी हम इतिहास पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी, उसकी उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पर विषयांतर हो जाएगा, तो अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सूर्य के पास जो तारों के समूह होते हैं, सूर्य के नज़दीक तारों के जो समूह होते हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। अब देखिए तारे तो कई हैं, हमने बताया कि एक आकाश गंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं। अब जो सूर्य के नज़दीक तारों का समूह था हमने उसका नाम दे दिया नक्षत्र, और नक्षत्र की संख्या है 27। लेकिन जब जो सूर्य से दूर तारों के समूह हैं उनको हम तारामंडल कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। मित्रों एक बात और ध्यान देना होगा, जैसे कि हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, ये ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, ये मतलब आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, ये नक्षत्र भी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहे हैं। और इस तरह से ये व्यवस्थित हैं कि वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं, वो उनकी कक्षा को बाधित नहीं करते हैं। और इस तरह से सूर्य, देखिए ये तो मतलब 2D है, मतलब 2 आयाम में है ये ब्लैक बोर्ड, हम इसको यहाँ पर नहीं पूरी तरह से प्रैक्टिकली दिखा सकते, लेकिन ये सूर्य इस तरह से चक्कर लगाता है कि वो एक माह में वो 2.25 नक्षत्रों को, पूरे नक्षत्रों की संख्या 27 है,
एक माह में 2.25 नक्षत्रों को पार कर लेता है। एक माह में कितने नक्षत्रों को पार कर लेता है? 2.25 नक्षत्रों को। तो वो वर्ष भर में 27 नक्षत्रों को पार कर लेता है। एक साल में सूर्य जो है पूरे 27 नक्षत्रों को पार कर लेता है। तो ये एक बात और है, जैसे पूछ दिया कि सूर्य 27 नक्षत्रों को कितने दिनों में पार कर लेता है, तो वो जो है एक वर्ष में पूरा वो 27 नक्षत्रों को क्रॉस कर लेता है। फिर इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है कि फिर जैसे यहाँ से पार करना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, फिर ऐसा व्यवस्थित हो जाता है कि फिर यहाँ एक साल बाद फिर यहाँ पहुँच जाता है, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। सूर्य 2.25 नक्षत्रों को एक माह में पार कर लेता है। तो सूर्य के जो पास तारों का समूह है उसको हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। अब सूर्य से दूर भी तारों का समूह है, उनको हम कहते हैं तारामंडल। अब तारामंडल की संख्या है 89। तारामंडल की संख्या है 89, और ये तारामंडल जो है सूर्य से दूर स्थित है। अब देख लीजिए, ये नक्षत्र भी तारों का समूह है और ये तारामंडल भी तारों का समूह है। दोनों हैं तारों के समूह, लेकिन नाम में परिवर्तन। इसका नाम हो गया नक्षत्र, जो 27 जो नज़दीक है, और 27 मतलब 27 की संख्या में है नक्षत्र, उसका नाम हो गया नक्षत्र। और जो सूर्य से काफ़ी दूर है तारों के समूह, उसका नाम हो गया तारामंडल। ऐसा क्यों? आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो चीज़ नज़दीक है तो उसको हम समग्र रूप से देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमसे दूर है उसको हम समग्र रूप से देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये सूर्य है और ये तारामंडल काफ़ी दूर है, तो मतलब हम अपनी पृथ्वी से जब देखेंगे तारामंडल को किसी दूरदर्शी यंत्र की सहायता से, तो वो विभिन्न आकार के दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि जब आप खुले आकाश में जब आप सोते हैं रात को, तो भी आपको अनेक प्रकार के तारामंडल आपको खुली आकाश से, खुले आँख से दिखाई पड़ते हैं। और देखिए, उसमें जो तारों के आकार दिखाई पड़ते हैं, अनेक की संख्या में, एक तारामंडल में अनेकों तारे होते हैं जो कि विभिन्न आकृतियाँ ले लेते हैं, विभिन्न रूप ले लेते हैं। तो हम मानव लोग अपने मन से कल्पना के आधार पर उसको कोई न कोई कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो आइए, तो ये तारामंडल हो गया 89। आइए कुछ तारामंडल के बारे में चर्चा करते हैं, वो देखने में हम कैसे लगते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन चीज़ सुनी होगी, सप्तऋषि, मतलब कहते हैं ना 7 ऋषियों का समूह। तो जो उत्तर की दिशा में तारा उगता है सप्तऋषि, उसको अंग्रेजी में अर्सा मेजर, अर्सा माइनर कहते हैं। तो देखिए, जो अर्सा मेजर, अर्सा माइनर है, अर्सा कहिए, उर्सा कहिए, UR है, उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये उत्तर की दिशा में पाया जाता है और इनकी संख्या 7 है। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम हिंदी में लघु सप्तऋषि कहते हैं, और इसको हम हिंदी में कहते हैं बृहद सप्तऋषि। ये हमारे 89 तारामंडल के अंतर्गत आता है। और चूंकि एक तारामंडल में अनेक प्रकार के तारों का समूह होता है, तो वो विभिन्न प्रकार के आकार ले लेते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं, एक आध दो पढ़ते हैं कि क्या कैसे आकार लेता है। देखिए, जो ये हमारा अंतरिक्ष है, ये विभिन्न रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है, और जहाँ तक हमारी क्षमता है वहाँ तक हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक तारामंडल के बारे में हम देखते हैं, जानते हैं, उसके आकार के बारे में जानते हैं, कैसा दिखता है। तो आप अक्सर आकार जब भी छत पे सोते हैं तो खुले आकाश में आपको ये आकृति नज़र आ जाती है। तो देखिए, जैसे ये है आपका बृहद सप्तऋषि, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया, ये इसको मिला दीजिए। ये आपका हो गया बृहद सप्तऋषि, और इसको कहते हैं उर्सा मेजर, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे उर्सा। ये है बृहद सप्तऋषि। ठीक जस्ट इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, कभी आप निरीक्षण करिएगा, अवलोकन करिएगा, तो आपको आकाश में एक और सप्तऋषि दिखता है, जिसको हम लोग लघु सप्तऋषि कहते हैं। उसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरह से होता है। आप कभी देखिएगा, उत्तर की दिशा में, ये उत्तर पश्चिम की दिशा में दिखता है। और देखिए मित्रों, इस सप्तऋषि, अब इसको कहते हैं उर्सा माइनर। उर्सा माइनर।
और देखिए इसमें भी 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने जाना उर्सा मेजर के बारे में, उर्सा माइनर के बारे में। थोड़ा इनमें ध्यान देने की क्या जरूरत है दोस्तों, जो आपका उर्सा मेजर होता है, उर्सा माइनर जो होता है, उसमें जो सिंगल तारा होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ मतलब उत्तर दिशा में होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। और जो आपका उर्सा मेजर होता है यानी बृहद सप्तऋषि, उसमें जो सिंगल तारा होता है वो इधर होता है। इधर होने का मतलब जिसे मतलब इस दक्षिण की दिशा में होता है। जो उसका सिंगल तारा होता है वो दक्षिण की दिशा में होता है। और जो उसका पृष्ठ भाग होता है, मान लिया यहाँ से 2 तारे शुरू हो रहे हैं तो हम इसको मान लिया सिरा कहेंगे, तो इसको आधार कहेंगे। ये इसका आधार जो है उत्तर की तरफ होता है। और देखिए ध्यान से देखने की बात है, जो आपका बृहद सप्तऋषि है और लघु सप्तऋषि है, और इस लघु सप्तऋषि के इस तारे के ठीक थोड़ी दूर बाद, ठीक थोड़ी दूर पर आपका जो ये तारा दिखाई देता है, इसको ध्रुव तारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। इसको लोग दिशा सूचक तारे के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जो ये ध्रुव तारा होता है ये हमेशा उत्तर में दिखता है। मान लिया कोई दूर है, कहीं किसी स्थान पर गया है, फंस गया, उसको उसके पास दिक सूची नहीं है, जैसे मतलब वो होता है ना दिक सूची, जिससे कि आपको दिशाओं के बारे में पता चलता है। और जैसे उसके पास दिक सूची नहीं है, अंधेरा है पूरी तरह से, तो वो आसमान में देख करके पता लगा सकता है कि उत्तर दिशा किस तरफ है। या कभी जैसे आप नए स्थान पर गए, जैसे जिस जगह आप प्रॉपर रह रहे हैं हमेशा, तो वहाँ पे आपको मालूम है किधर उत्तर है, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किधर दक्षिण है। लेकिन कभी कभी नए स्थान पे जाने पर क्या होता है कि दिशा भ्रम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम रात का समय है तो हम आसमान में देख करके बता सकते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है और अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। तो ये जो आपका लघु सप्तऋषि होता है, इसमें 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो लघु सप्तऋषि का जो सिंगल तारा है, इसके ठीक थोड़ी दूरी पर ये ध्रुव तारा या दिशा सूचक तारा पाया जाता है। इसको पोलर स्टार भी कहते हैं। तो ये रहा आपका उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, और ये आपका ध्रुव तारा। दोस्तों एक और तारामंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो कि अक्सर मतलब पूछा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है, उसकी आकृति दे दी जाती है, तो वो पूछता है कि कौन सा तारामंडल है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उस तारामंडल का नाम है हंटर या ओरियन तारामंडल। हंटर या ओरियन तारामंडल, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, हंटर क्यों कहा जाता है? तो वो जो तारामंडल है वो शिकारी की तरह दिखता है। जैसे शिकारी होता है कोई, वो क्या किया जाता है, तीर धनुष लिया रहता है, वो शिकार करने के लिए जब जंगल में जाता है, तो वो उन ताराओं के समूह को देख करके लोगों ने अपने मन में ये अनुमान लगा लिया कि शिकारी की तरह दिखता है, तो उसका नाम जो है हंटर या ओरियन तारामंडल उसका नाम दे दिया। अब देखिए ये कैसे दिखता है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखिए जैसे ऐसे तारों का समूह दिखता है, इस तरह से तारों का समूह दिखता है, इस तरह से। अब हम इसको बनाएंगे कि ये हंटर कैसे बन जाता है, मतलब शिकारी देखिए इस तरह से कुछ तीर धनुष लिए रहेगा, तो किसी पक्षी का या किसी जंतु का शिकार करता है तो इस तरह से तानता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का चित्र बनता है, इसलिए हम लोग इसको हंटर या ओरियन तारामंडल कहते हैं। देखिए अब बनाने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे देखिए ये 3 तारे हैं, ये इसका हो गया कमर, ये शिकारी का हो गया कमर। और देखिए 2 तारा नीचे होता है, तो हमने इसको मिला दिया ऐसे, ये हो गया शिकारी का पैर। ये क्या हो गया, शिकारी का पैर। और देखिए जैसे ये यहाँ पर है, इसको हम ऐसे मिला दिए, ये इसका पीठ हो गया। और इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, इस तरह से हो गया दोस्तों। और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। देखिए एग्जैक्ट एकदम शिकारी नहीं बनेगा, ठीक एकदम शिकारी नहीं बनेगा, लेकिन शिकारी से मिलता जुलता कुछ बनेगा। जैसे देखिए हमने इसको भी मिला दिया, और इसके सामने ये 4 तारे हैं, हम इसको भी मिला देते हैं, ठीक, और इसको ऐसे मिला देते हैं।
ये बन गया ना कि ये धनुष की तरह दिख रहा है, और ऐसे कोई किसी ने हाथ से ऐसे ताना है किसी को मारने के लिए, और दो तारे ऊपर होते हैं तो ऐसे हम इसको मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं और ऐसे कर देते हैं। ये हो गया इसका सिर, इसका ये हाथ, इसका ये धनुष, ये इसका पैर। तो ये आप एक तरह से कल्पना कर सकते हैं, ये शिकारी की तरह दिख रहा है, मतलब ये शिकार करने की मुद्रा में दिख रहा है, तो इसलिए इसको हंटर या ओरियन तारामंडल कहते हैं। अब देखिए ये हंटर या ओरियन तारामंडल हो गया। और एक बात जानने लायक है, वो क्या कि आप आसमान में जब आप इस तारे के समूह को देखेंगे, और तो उसी के जस्ट पीछे, इस शिकारी तारामंडल के जस्ट पीछे एक तारा बहुत तेजी से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, बहुत तीव्रता से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, इस तारे को कहते हैं साइरस तारा। इस तारे को क्या कहते हैं? साइरस तारा। और परीक्षा में देखिए आपसे पूछ सकता है कि साइरस तारा कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि हंटर या ओरियन तारामंडल के ठीक पीछे साइरस तारा पाया जाता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की क्लास। एक बार थोड़े ही शब्दों में एक बार इसका रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे है, और हम लोगों ने उसको हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने एक उसको नाम दे दिया है, और उसको हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो ये जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के बाहरी भुजा पे हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है अपने परिवार के साथ। परिवार का मतलब है अपने ग्रहों के साथ वो चक्कर लगा रहा है। सूर्य के पास जो तारों के समूह पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं नक्षत्र, और नक्षत्रों की संख्या 27 है। इन्हीं ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिष विज्ञान आपका चलता है। उसको मत खड़खड़ाइए। इन्हीं ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर आपका ज्योतिष विज्ञान चलता है। और सूर्य से जो दूर तारों के समूह पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं तारा मंडल, और तारा मंडल की संख्या है 89। ये रही हमारी जानने लायक बात। और तारा मंडल जो है, चूंकि सूर्य से बहुत दूरी पर है, तो पृथ्वी के वासी जब तारा मंडल को देखते हैं तो वो विभिन्न आकार में दिखाई पड़ते हैं। तारा मंडल मतलब 89 है, और वो एक तारामंडल में अनेक तारे हैं, वो तारों के समूह हैं, तो वे विभिन्न आकार में दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप मानो ही कोई किसी आकृति पर खड़े हो जाएंगे, तो अब ऊपर से देखिए या दूर से देखिए तो कोई न कोई मतलब आकार बनता है। जैसे कभी कभी क्या कहते हैं, भारत का नक्शा बना देते हैं, मानव श्रृंखला मिलकर के भारत का नक्शा बन जाता है, जो आपको नज़दीक से नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप दूर से देखेंगे तो वो आपको भारत के नक्शे जैसा दिखाई पड़ेगा। चूँकि ये जो 89 तारामंडल है जो हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो वो अनेक जब हम लोग देखते हैं तो हमको उनमें विभिन्न आकृतियाँ नजर आती हैं, तो हम अपनी कल्पना के आधार पर उनका कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तारामंडलों में से कुछ तारामंडलों की चर्चा की, जैसे लघु सप्तऋषि जिसको उर्सा माइनर कहते हैं, और बृहद सप्तऋषि जिसको उर्सा मेजर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो ये आपका लघु सप्तऋषि है, इसमें जो सिंगल तारा है वो ऊपर की तरफ रहता है, उत्तर दिशा की तरफ रहता है। और जो आपका ये बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर है, इसके जो मतलब सिंगल तारा है वो इधर रहता है, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये दो तारों का वो इधर रहता है। ये ध्यान देने की बात है। और मित्रों, जैसे क्या है कि इसी मतलब उर्सा माइनर के पास में जो सिंगल तारा है उससे कुछ दूरी पर ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, और ये हमेशा उत्तर में दिखाई पड़ता है। इसीलिए ध्रुव तारे के द्वारा अक्सर लोग दिशा खोजने का काम करते हैं। तो ये रहा। और एक तारामंडल जो है शिकारी की तरह दिखता है, इसको हम लोग ओरियन या हंटर तारामंडल कहते हैं। और इस ओरियन या हंटर तारामंडल के ठीक पीछे जो बहुत चमकीला तारा पाया जाता है उसको साइरस कहते हैं। तो मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।